नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। पूनम, तुझे अपने अधूरे जीवन की दास्तान कहाँ से सुनाना आरंभ करूं? तू यह सब नहीं समझ सकती है क्योंकि तू सुहागिन है। मैं तो सुहागिन होकर भी विधवा हूँ। तूने इस संसार को मेरी नज़र से नहीं देखा है। तुझे अच्छा पति, सास और परिवार भी अच्छा मिला है। मेरा जीवन उस फोड़े की तरह असहनीय है जिसे फोड़ने से भी दर्द और बिना फोड़े भी दर्द होगा। यह कहते हुए सुषमा के अंदर भरा हुआ असहनीय दर्द रूपी लावा फूट पड़ा। सुषमा ने अपना पूरा जीवन जिस तरह व्यतीत किया, किसी भी औरत के लिए बहुत ही असहनीय होता है। सुषमा का जब जन्म हुआ था तभी से उसने इस संसार ने दुख ही दुख दिए थे। अब तो उसका इन दुखों से जन्म जन्म का नाता हो गया था। दुख तो उसके जीवन में स्वयं के साये की तरह उसके साथ ही रहते थे। उसकी कहानी बहुत ही अजीब थी। जब सुषमा की मां उर्मिला की शादी होकर आई थी, तब उसकी ससुराल में उसका स्वागत ढोल नगाड़ों व आरती से किया गया था। उर्मिला ने सोचा था कि उसकी ससुराल के सभी लोग बहुत अच्छे और उसका जीवन सुखपूर्वक कटेगा, और ऐसे ही समय बीत रहा था। इसी बीच उर्मिला गर्भवती हो गई। उसकी सास ने बहुत खुशियां मनाई। उसकी सास को सबसे अधिक खुशी इस बात की थी कि अब वह दादी बन जाएगी। उर्मिला की सास मंदिर में जाती और भगवान से एक पोते के लिए मन्नत करती, परंतु भगवान ने तो कुछ और ही लिख रखा था और उर्मिला को एक प्यारी सी बेटी हुई। बेटी के जन्म लेते ही घर की सारी खुशियों का पिटारा टूट पड़ा और उर्मिला पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने लगी। उसकी सास का असली चेहरा नजर आने लगा। उर्मिला की तकदीर में घोर अंधेरा छाने लगा। अब उससे कोई भी प्यार से बात नहीं करता। उसके पति भी प्यार से बात नहीं करते थे। बेटी का नाम सुषमा रखा गया। सुषमा की दादी ने उसको कभी भी दो शब्द प्यार के नहीं बोले थे। हमेशा वो उसको डांटती रहती। उर्मिला दोबारा मां बनने को हुई। इस बार उसके बच्चे का लिंग चेक करवाया गया तो लड़की आने पर उसका गर्भपात करवा दिया गया। ऐसा 2-3 बार हुआ। अब उर्मिला ने मां न बनने की कसम उठा ली। सुषमा की दादी उसको स्कूल भेजने को तैयार नहीं थी। उर्मिला ने बहुत कोशिश करके उसे स्कूल में दाखिल करवाया। सुषमा पढ़ने में सबसे अव्वल आती थी, लेकिन इससे केवल उर्मिला को ही खुशी होती थी और कोई भी खुश नहीं होता। इसी बीच सारे नियम कानून तोड़कर उर्मिला के पति की दूसरी शादी कर दी गई, क्योंकि इस परिवार को एक वारिस चाहिए। और अब उर्मिला की सौतन और आ गई। उर्मिला ने उसे अपनी छोटी बहन मानकर ही उसकी इज्जत की थी। सुषमा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी समझ में सब आ रहा था। उसके सामने जब उसकी माँ को बेइज्जत किया जाता तो उसे बहुत दुख होता था, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। उर्मिला की सौतन के भी बेटी ने ही जन्म लिया, जिससे उसकी सौतन का भी वही हाल होने लगा। समय का पहिया दौड़ता ही जा रहा था और सुषमा 10वीं क्लास में पहुंच गई। उसने अपनी माँ की जो हालत देख रही थी, उससे उसने खूब मेहनत की और वह स्कूल में सबसे टॉप पर पहुंच गई। बाहर के सभी सुषमा को बधाइयां दे रहे थे, परंतु उसकी दादी बोल रही थी कि क्या करेगी टॉप करके, उसे अंत में घर का चूल्हा ही तो जलाना है। सुषमा ने आगे पढ़ने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु नतीजा ढाक के 2 पात वाला ही निकला, अर्थात उसकी पढ़ाई बंद कर दी गई। सुषमा की दादी ने उसकी शादी करने की जिद कर ली। अभी उसकी उम्र 18 साल की भी नहीं हुई थी, परंतु दादी के सामने कोई जबान भी नहीं हिला सकता था। और अंत में सुषमा की शादी एक 30 साल के युवक के साथ कर दी गई। शादी के बाद सुषमा पहली बार ससुराल गई। सुषमा तो अभी तक शादी का मतलब भी अच्छी तरह से नहीं समझती थी, परंतु उसकी मां ने बेटी को विदा करते समय शादी व ससुराल के संबंधों के विषय में समझाया था। सुषमा को ससुराल में आने के बाद एक पल के लिए आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको देखने वालों का आना जाना लगा हुआ था। गांव की औरतें उसको देखकर तरह तरह की बातें बना रही थी।
एक औरत बोली, महेश व इसकी जोड़ी तो नहीं मिलती है। दुल्हन के बापू ने सोचा भी नहीं कि नन्ही सी कोमल जान को किसके हवाले कर रहा हूं। दूसरी औरत बोली, जरूर पैसा खाया होगा। इस तरह की शादी बिना दलाली के नहीं हो सकती है। इनके बीच में कोई तो होगा जिसने दलाली की होगी। एक अन्य औरत बोली, हमें क्या लेना है, दुल्हन के बापू की कोई तो मजबूरी रही होगी, नहीं तो कौन निर्दयी अपनी जान को ऐसे हाथों में सौंप देगा। एक औरत और बोली कि सुना है कि इसकी एक सौतेली माँ भी है, घर में उसकी और सास की चलती है। मालूम होता है इसकी सौतेली माँ ने ही दलाली खाई होगी। उन औरतों की बातें सुनकर सुषमा व्याकुल हो रही थी। उसने अपने दोनों कान बंद करने की कोशिश करने लगी, परंतु सुषमा के मस्तिष्क में उन औरतों की बातें घूम रही थी। वह उन बातों को जितना भूलने की कोशिश करती, वह बातें उतनी याद आती थी। आज सुषमा की सुहागरात थी। उसे सुहागरात से बहुत डर लग रहा था, जबकि हर लड़की अपनी सुहागरात के सपने देखती है। इसके विपरीत सुषमा का दिल व्याकुल हो रहा था। सुषमा की एक जेठानी भी थी। वह सुषमा को देखकर सोच रही थी कि यदि आज उसके देवर ने इसके साथ सुहागरात मना ली तो उसका क्या होगा। अतः उसकी जेठानी रेनू आज इन दोनों के बीच में मजबूत दीवार खड़ी करना चाह रही थी। महेश सबसे पहले रेनू के पास एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ गया। उसके बाद रेनू ने भी भरकर शराब पिलाई। जब महेश पर नशा हावी हो गया, तब वह उसे सुषमा के कमरे में लेकर गई और बोली, लो देवरानी, संभालो अपनी अमानत, इसे ठीक से संभाल लेना, मैं चलती हूँ। महेश इतने ज्यादा नशे में था कि वह ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सुषमा ने उसको सहारा देकर खड़ा करने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हो सकी और महेश फर्श पर ही लेट गया। महेश के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। सुषमा को उल्टी आने लगी थी। उसने अपने ऊपर बहुत कठिनाई से काबू किया और थक कर बिस्तर पर बैठ गई। उसने महेश को उठाने के लिए भरसक प्रयत्न किया, परंतु वह सफल नहीं हुई और वह अंत में फर्श पर ही लेटने को मजबूर हो गई। क्योंकि पति फर्श पर लेटा हुआ है, तब वह बिस्तर पर कैसे सो पाती। सुषमा को दिन की थकान के कारण मालूम नहीं कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह होने से पहले ही उसकी आंख खुल गई और वह बहुत ही कठिनाई से खड़ी हुई। उसका पूरा शरीर दर्द से दुख रहा था। जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने उसकी जेठानी खड़ी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मानो उसको कोई मनचाही जीत मिल गई हो। शायद उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। सुषमा की जेठानी ने सुषमा को अच्छी तरह से देखा और बोली, कैसी हो बहू रानी, कैसी रही ससुराल में पहली रात। सुषमा जेठानी के व्यंग से पूर्ण बाढ़ जैसे शब्दों को समझ नहीं सकी, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि रात के व्यू की रचनाकार यही है। अब प्रतिदिन पहले दिन जैसा ही होता था। महेश रात को नशे में मदहोश होकर 12 बजे के बाद आता और आकर फर्श पर लुढ़क जाता। सुषमा की जेठानी रेनू अपनी जीत पर खुशी मनाती थी। वह सुषमा को पूरे दिन घर के काम में व्यस्त रखती थी। सुषमा का पति महेश पूरी तरह से उसकी जेठानी रेनू के कब्जे में था। रेनू बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते थे। रेनू ने भी अभी अपनी शादी से पहले बहुत सपने देखे थे, परंतु उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जब उसकी सुहागरात थी, उसका पति आकर पूरी रात सोता रहा, तब उसे बहुत दुख हुआ था। अब तो रोजाना यही होता था। जब उसके पति का चेकअप करवाया गया, तब मालूम हुआ कि वह नपुंसक है। इसके बाद चुपचाप उसका इलाज करवाया गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रेनू ने तलाक लेने के लिए बोला, तब उसकी सास बोली, कोई बात नहीं बहू, मैं इसका उपाय भी बताती हूँ। अब तुझे मेरे कहने के अनुसार ही चलना होगा। ऐसा करने से घर की इज्जत भी रह जाएगी, तेरी भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। उसकी सास ने उसे अपने छोटे बेटे के साथ रहने का सुझाव दिया। इस पर दोनों ने ही ऐतराज किया,
परंतु घर की इज्जत का वास्ता देने पर दोनों मान गए और वही हुआ जो सास चाहती थी। रेनू 2 बच्चों की मां बन गई। रेनू ने अपने देवर की शादी नहीं होने दी थी। सास को भी उसकी बात माननी पड़ी थी। कुछ समय बाद उसकी सास स्वर्ग सिधार गई और महेश के पिता ने उसकी शादी चुपके से पक्की कर दी। जब इसका पता रेनू को हुआ तो उसने अपने ससुर से पूछा, मेरा क्या होगा? तब रेनू को बातों से बहलाकर अतिशीघ्र शादी कर दी गई थी। अब रेनू को जब अपना पति दूर होता नजर आया तब उसने यह जाल बुन दिया और महेश को ऐसा फंसा दिया कि वह उससे बाहर निकल ही नहीं सकता था। सुषमा बहुत परेशान रहने लगी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह महेश से बात करना चाहती थी, परंतु उसकी जेठानी दिन में काम में इतना व्यस्त रखती थी कि वह किसी से मिलना तो दूर स्वयं भी आराम नहीं कर पाती थी। सुषमा की परेशानी सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था। फोन तो हाथ में लगाने नहीं देती थी। रात को महेश नशे में आता था और आकर फर्श पर ही लेट जाता। अब हर रात को यही ड्रामा होता था। अब सुषमा रोज के इस नाटक से तंग आ गई और वह समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक रात को वह किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे अपनी जेठानी के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। सुषमा उधर दीवार का सहारा लेकर सुनने की कोशिश करने लगी। उसने सुना, कोई मर्द कह रहा है कि भाभी बस अब बहुत हो चुका, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ यह सब नहीं कर सकता। जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो मेरी शादी करके दूसरी औरत की जिंदगी क्यों खराब की है? मैं उसे आज सब कुछ बता दूंगा। रेनू बोली, मेरे पास तुम्हारे ऐसे सबूत हैं जिनके सहारे मैं तुमको जेल करा सकती हूँ। महेश बोला, इससे तो जेल ही ठीक रहेगी, तुम मुझे जेल करा दो। रेनू बोली, देखो देवर जी, ज्यादा गर्म खाने से मुंह जल जाता है, ठंडी करके खाओ तब ठीक रहोगे। मेरी बात का ध्यान रखना, यदि तुम्हें उस कली का स्वाद चखने की इच्छा है तो मैं भी करवा दूंगी, लेकिन धैर्य रखो। इतना कहकर वह चुप हो गई। बहुत देर तक किसी की आवाज नहीं आई। अब सुषमा की समझ में पूरी कहानी आ चुकी थी। अब सुषमा यहाँ से निकलना चाहती थी। आज उसने महेश से बात करके फैसला करना था। वही रात के 12 बजे महेश नाटक करता आया। सुषमा क्रोध से लाल हो रही थी और वह बोली, यह क्या है, रोज का नाटक बना लिया है। तुझे जब यही करना था तब शादी करके किसी की जिंदगी से खेलना ठीक था। मुझे आज सब मालूम हो चुका है जो तुम दोनों की खिचड़ी पक रही है। महेश बोला, कौन सी खिचड़ी पक रही है? सुषमा बोली, मैंने सब सुन लिया है, मैं तुम दोनों की शिकायत जेठ जी से करूंगी। महेश बोला, कर देना, वह क्या कर लेगा, वह तो हिजड़ा है। यदि वह ठीक होता तो मुझे क्यों इस गंदी नाली में डूबना पड़ता? और महेश सुषमा पर हाथ उठाने को तैयार हुआ, लेकिन सुषमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। किस हैसियत से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की? मैं यह हाथ तोड़ना भी जानती हूँ। जो आदमी अपनी भाभी के साथ संबंध रखता है, मैं ऐसे इंसान पर थूकती हूँ। और सुषमा ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। इस तरह वह बाहर खड़ा होकर दरवाजा खोलने के लिए कहता रहा, परंतु उसने दरवाजा नहीं खोला। वह थक कर भाभी के कमरे में गया और वहीं सोया। उसने अपनी भाभी से झूठ बोल दिया कि वह थक कर सो गई है, इसलिए सुन नहीं रही है। सुषमा को उस रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात यही सोचती रही कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अब उसने यह घर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया था। सुषमा ने रात को ही अपने मायके से मिले कपड़े बैग में रख लिए। सुबह होते ही उसका सामना उसकी जेठानी रेनू से हो गया। वह अपनी जेठानी से बोली, जीजी, मुझे आज ही अपने मायके जाना है और मैं आप सबको शांतिपूर्वक कह रही हूँ कि मुझे कोई भी रोकने की कोशिश मत करना। और ज्यों जा रही हो, इसका कारण आप अच्छी तरह से जानती हो। यदि तुमसे
किसी ने कुछ भी हंगामा करने की कोशिश की तो मैं अभी तुम सब की इज्जत का ढिढोरा पीटने में देर नहीं करूंगी। यदि तुम सबको अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे मेरे घर अभी छुड़वा दो। यदि तुम में से कोई तैयार नहीं है तो मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे सब पता चल गया है यहाँ कौन क्या है। अब उसकी जेठानी सब समझ गई थी। उसने सोचा यदि इसने शोर मचाया तो सब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अतः उसने महेश को जगाकर सुषमा को उसके घर भिजवाने का प्रबंध कर दिया। रास्ते में महेश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि तुम कुछ दिन वहां रहकर वापस आ जाना, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात पर विश्वास करना। कुछ समय बाद सुषमा आजाद होकर अपने घर पहुंच गई। जब घर पर उसकी मां ने उसे अचानक इस तरह आया हुआ देखा तो उसको चिंता होने लगी, परंतु दामाद को साथ देखकर उसकी चिंता कम हो गई। महेश वहां कुछ समय तक रुक कर वापस लौट गया। इसके बाद उसकी मां ने उससे इस तरह अचानक आने का कारण पूछा। तब सुषमा अपनी मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उर्मिला उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, परंतु सुषमा चुप नहीं रही। वह लगातार रोए जा रही थी। सुषमा ने अपने ससुराल की पूरी घटना जब मां को बताई तब मां ने उसे ससुराल जाने से बिल्कुल भी मना कर दिया। उर्मिला ने जब पूरी घटना अपने पति को सुनाई तब वह बोले, अब सुषमा अपनी ससुराल नहीं जाएगी। हम उसका तलाक कराकर उसकी शादी दूसरी जगह कर देंगे। सुषमा के पिता ने एक वकील किया और तलाक का केस कर दिया। कुछ दिन कोर्ट में केस चला। कुछ समय में ही फैसला हो गया और सुषमा का तलाक भी हो गया। अब उसकी मम्मी ने कुछ समय बाद ही उसकी दूसरी शादी भी करवा दी। सुषमा की अब दूसरी शादी हो गई और वह अपनी नई ससुराल में आ गई। उसके पति का नाम सुदर्शन था। सुदर्शन एक ठेकेदार के साथ काम करता था। ठेकेदार के साथ काम करने से वह शराब पीना, जुआ खेलना सभी कामों में निपुण था। सुषमा को यहाँ आकर भी कोई भी प्यार की दो बोल बोलने वाला नहीं था। सुदर्शन की शादी भी उसके दूर के चाची ने की थी। सुदर्शन उसके पास रहकर भी बड़ा हुआ था। सुदर्शन भी रात को शराब पीकर आता और सारी रात उसके साथ मारपीट करता रहता था। अब सुषमा को धीरे धीरे यह सब सहने की आदत सी बनती जा रही थी। सुषमा ने अब इसे अपनी तकदीर ही मान लिया और किसी को भी इसके लिए दोष देना छोड़ दिया था। इसी दरमियान सुषमा मां बन गई। अब वह अपनी परेशानियों को भूलकर अपने बच्चे की परवरिश करने में लग गई। उसने अपने मुन्ने का नाम विकास रखा और अब विकास ही उसकी जिंदगी थी। सुषमा ने अपनी जिंदगी में जितने दुख व अभाव देखे थे वह अब उनसे सबसे विकास को दूर रखना चाहती थी। वह उसके दुखों में उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। विकास भी अपनी मां की आंखों से एक पल के लिए ओझल नहीं होता था। उसने अपनी मां की उंगली पकड़कर चलना सीखा था। अब सुषमा विकास को ही देखकर जीती मरती थी। वही उसकी आंख का तारा था। विकास अपने पिता से उतना प्यार नहीं करता था जितना वह अपने मां से करता था, क्योंकि वह उसे सुदर्शन से दूर ही रखती। वह नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर सुदर्शन की बुरी आदतों का असर पड़े। सुदर्शन को अपने बेटे से ज्यादा लगाव तो शराब व जुआ खेलने से था। वह रात को देर से घर आता था और उसके जागने से पहले स्कूल चला जाता। इससे उसे सुदर्शन से मिले महीनों बीत जाते थे। एक बार विकास का किसी बच्चे से झगड़ा हो गया था और उस बच्चे ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया था। इससे कारण से सिर से बहुत खून बह रहा था। सुषमा उसे अस्पताल लेकर गई थी। जब उसने सुदर्शन को फोन करके अस्पताल आने को कहा, परंतु वह अस्पताल नहीं आया था। सुषमा ने अपना खून देकर उसे बचाया था। उस घटना ने सुषमा को अंदर तक झकझोर दिया था। वह सोचने लगे थी कि यह कैसा पिता है कि उसका बेटा अस्पताल में जीवन मौत से लड़ रहा है
परंतु वह शराब के नशे में मस्त है। वह वहां आकर उसकी कुशलता भी नहीं जान सकता है। विकास के ठीक हो जाने के बाद सुषमा ने सबसे पहले कोई नौकरी देखी और जब उसे नौकरी मिल गई तब उसने सुदर्शन से अलग रहने का निर्णय ले लिया। जब सुषमा ने सुदर्शन को छोड़कर अलग रहने का निर्णय ले लिया, उसे कुछ दिन तो बहुत परेशानी हुई, परंतु कुछ समय के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा था। विकास स्वस्थ होकर पुनः स्कूल जाने लगा था। सुषमा ने अब परेशानियों से लड़ना सीख लिया था। अब वह तप कर खरा सोना बन चुकी थी। ईश्वर भी हर समय उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार ही रहता था। इसी बीच किसी ने आकर सूचना दी कि सुदर्शन का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत चोट आई है। सुषमा शीघ्र ही उसे देखने अस्पताल पहुंच गई और सुदर्शन की हालत पर रोना आ गया। अब वह सुषमा का ही नाम ले रहा था। सुषमा ने डॉक्टर से बात करके उसका अच्छा इलाज करने को कहा। सुषमा ने अपने मालिक से बात की और सुदर्शन के इलाज के लिए कुछ रुपए उधार मांगे। सुषमा के मालिक ने उसे समझाया कि तुम्हें अपने ऊपर कर्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने वाले व जुगारी कभी भी अपनी आदत नहीं भूल सकते हैं। सुषमा ने अपना फर्ज पूरा करते हुए सुदर्शन का इलाज करवाया, परंतु जिसका डर था वही हुआ। सुदर्शन पर ठीक होते ही अपनी पुरानी आदतें हावी होने लगी। अब सुषमा के घर महफिल जमने लगी। सुषमा इससे परेशान रहने लगी। उसे नीरज को बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की, परंतु नशा करने वाला व जुआ खेलने वाला प्यार की भाषा नहीं समझता है। एक दिन तो सुदर्शन ने सुषमा को अपने दोस्त के साथ मिलने को कहा। यह सुनकर सुषमा ने सुदर्शन को समझाया, परंतु वह तो अपनी जिद पर था। सुषमा ने उसको कल तक सोचने का वादा कर दिया। दूसरे दिन जैसे उसके यहाँ उसके दोस्तों का आना आरंभ हुआ, इसी समय उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने उनको जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब सुषमा उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चली गई। उस दिन से सुषमा ने सिंदूर लगाना बंद कर दिया और सुहागन होकर भी विधवा की तरह रहने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।